छोड़ दो, स्टार्ट होगा। शांत हो। हंसला। यहाँ पर तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर करना है ना। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु और अणु, है ना है। तो इसमें अधिक कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पर 1 से शुरुआत हुआ है और 25 तक है, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन क्या है? चौथा चैप्टर का है। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा चौथा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या करने वाले हैं? मिलान करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो, समझना है अच्छा से। यहाँ पर दिया है 18 ग्राम, क्या दिया है? जल दिया है 18 ग्राम जल। H2O दिया है, और क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? ये जल में ऑक्सीजन कितना मात्रा है, यही ना पूछ रहा है वो। तो 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन कितना ग्राम है? तो अब तुम लोग बताओ, ये तो 18 ग्राम पे दिया हुआ है ना, ये 18 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम जल का यहाँ पर परमाणु भार निकालें तो कितना हो जाएगा? बताओ। जल का परमाणु भार निकालें, 1 2 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर क्या जाएगा? हाइड्रोजन। 8 गुना के 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो टोटल यहाँ पर 18 हो गया। तो यानी यो 18 ग्राम, यो 18 ग्राम। एक और मतलब क्या है? जो 16 ग्राम आया है ऑक्सीजन, ये 16 ग्राम है जो मिला है ना, 16 ग्राम। तो एक और मतलब कि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है कितना है? 16। लड़का लोग को पीटेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुम लोग पेपर दिया है ना। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यौगिक, मतलब एक यौगिक बनाना है। इसमें तत्व दिया है, उसका संयोजकता दिया है। एक तत्व का नाम है X, एक तत्व का नाम है Y। इसका संयोजकता दिया है 3 और 4 दिया है। इससे हमको यौगिक बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो X 4 हो जाएगा, Y 3 हो जाएगा। ये हम लोग का यौगिक का नाम होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि कैसे निकलेगा जल में कितना परसेंट हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर हम लोग को हाइड्रोजन निकालना है। तो अब तुम लोग बताओ कि जल में हमको हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है। तो बताओ, जल में कितना ग्राम हाइड्रोजन है? जल के एक अणु में कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 1 गुणे 2 यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन है कि नहीं है? एक अणु में यहाँ पर कितना ग्राम जल, यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु है 2 ग्राम है। टोटल कितना हो गया? टोटल जल का भार कितना हो जाएगा? अणु भार यहाँ पर 18 में होगा। ये 18 में होता है, 18। हमको इसी का प्रतिशत निकालना है। देखा, जिसका प्रतिशत निकालना रहेगा उसका भार ऊपर रख देंगे, अब बटा में टोटल अणु का भार गुणे 100 कर देंगे, हम लोग का प्रतिशत निकल कर आएगा। कटाएंगे तो कितना बार में? 9 बार में। इसको करेंगे भागा देंगे तो 11.1 कुछ आएगा। 11 पॉइंट क्या आएगा? 1। इतना आ जाएगा ना। 100 में 9 से भाग देंगे तो 11 पॉइंट कुछ आएगा। सुनाया क्या? 18। देखो, जल हो गया। जल में जिसका भार निकालना रहेगा उसका भार ऊपर और बटा में जल का अणु भार नीचे। ठीक है। अब गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देते हैं, हो जाएगा। बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताओ, मत बताओ तो। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा? तुम लोग को भार का अनुपात निकालने के लिए बताया है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात निकालना है। तो हाइड्रोजन जल में कब है? 2 ना है। और यहाँ पर भार अनुपात निकाल रहा है। तो हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन 16 हो जाएगा ना। ऑप्शन 16। तो ये अनुपात के रूप में 1:8 हो गया। कितना हुआ? 1:8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? यहाँ पर मुक्त परमाणु के रूप में कहने का मतलब है कि एकल परमाणविक अणु यहाँ पर कौन है? तो बताओ, हाइड्रोजन को कहेंगे तो हाइड्रोजन H2 के रूप में वायुमंडल में देखने को मिलता है ना। ऑक्सीजन भी O2 के रूप में देखने को मिलता है। क्लोरीन Cl2 के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जो आर्गन है, आर्गन निष्क्रिय गैस है और यह वायुमंडल में मुक्त अवस्था में देखने को मिलता है। यानी एकल परमाणविक अणु को देखना था।
बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताओ है ये तुम लोग बता रही है, बताओ 1.8 ये ना था क्वेश्चन, 1.8 H2O में अणुओं की संख्या। तो अब तुहां नहीं बताओ कि दिया हुआ भार मान लेते हैं, इसका वेट W1 दिया है कितना 1.8 ग्राम, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो इसका मास है H2, जो जल का है, जल का अणु भर कितना हो जाएगा? जल का अणु भर 18 होता है, 18 होता है। हम पहले क्या निकालेंगे? परमाणु की संख्या। यहाँ पर परमाणु की संख्या देखा, यौगिक दिया है तो अणु की संख्या निकलता है, तत्व दिया था परमाणु की संख्या निकलता है। तो जल में हम लोग अणु की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर पहले मोल की संख्या निकाल लेते हैं। बताओ मोल की संख्या बराबर दिया हुआ भार है बटा में अणु भार, ठीक। तो यहाँ पर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बार में चल जाएगा ना। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा? 10। हमको यहाँ पर भार निकालना है ना वो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6.022 गुणे 10 पावर 23। एगो कम में आएगा, वो 24 में नहीं होगा, एगो कम में हो जाएगा वही, ठीक है। जितना लोग का 24 10 पर घात था वो क्या हो जाएगा? 10 पर घात 22, ठीक है। अरे 23 था, ये कटेगा नहीं, 10 पर घात 22 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नहीं है। तो 10 जो हम सुधारे हैं इसको क्या कर देना? 10 पर घात 22 कर देना। तो यहाँ पर लिख देंगे 6.022 गुणे 10 पावर 22 अणु किसका? जल का 22 है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, यानी दिया हुआ हमको वेट निकालना है, दिया हुआ वेट हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं मोल बराबर सूत्र W1 बटा में W2, ये ना जानते हैं। तो मोल दिया है 5 मोल है, दिया हुआ मास ऊपर होता है, इसको हमको निकालना है। नीचे जल का हम लोग क्या लिखेंगे? अणु भार लिखेंगे। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर तिरछा दीजिए, गुणा करेंगे तो W1 दिया हुआ भार क्या निकल कर आ जाएगा? 90 ग्राम निकल कर आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताओ तो नहीं, तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, यानी मुक्त अवस्था में कबो होते नहीं है, किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन? परमाणु भाग लेता है। यह कभी मुक्त अवस्था में नहीं होता है, यानी संयुक्त अवस्था में रहता है, यानी यौगिक के रूप में रहेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक एकल परमाणुक है, यानी एक परमाणुक अणु के रूप में है। बताओ। हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, एक परमाणु है, ये नहीं है। क्लोरीन गैस के रूप में होता है, Cl2 के रूप में होता है, यह भी नहीं है। सल्फर S8 के रूप में होता है, S8 के रूप में होता है। तो आर्गन ना हो जाएगा, हो आर्गन खाली Ar के रूप में होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र, यहाँ पर सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र निकालना है। तो देखो है यहाँ पर सोडियम का संयोजकता 1 होता है, और यहाँ पर फास्फेट PO4 को क्या कहते हैं? फास्फेट कहते हैं ना। इसका संयोजकता 3 होता है। तो तिरछा दीजिए क्या कर देंगे? गुणा कर देते हैं। शुरू में हम लोग धातु को लिखते हैं, तो एकत्र में गुणा करेगा तो Na3 और PO4, एकत्र में पूरा में गुणा करेगा तो बच्चे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा। सोडियम फास्फेट का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे कह रहा है कि कैल्शियम फास्फेट का अणु सूत्र वही तरह निकाल देंगे, वही तरह हिंदी निकाल देंगे, हिंदी कैल्शियम लिख देंगे। कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, अब फास्फेट है तो फास्फेट हो गया। तो यहाँ पर बताओ, शुरू में हम लोग धातु लिखते हैं ना, शुरू में क्या लिखते हैं हम लोग? धातु। यहाँ पर धातु के रूप में क्या कैल्शियम है, गुणा करेगा हो गया, लेकिन हाई से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? PO4 का होल ट्वाइस ना होगा। तो हम लोग का सूत्र ही हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कहा जाए क्वेश्चन कि 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। मतलब जो 9 ग्राम जल है, इससे हम लोग को पता हो गया कि सिंपल सा बात है कि अगर 18 ग्राम जल रहता तो 2 ग्राम रहता कौन चीज?
हाइड्रोजन रहता और यहाँ पर 16 ग्राम कौची रहता, ऑक्सीजन रहता। लेकिन इसका मात्रा कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है। यानी ये कितना रहेगा, 1 ग्राम रहेगा, ये कितना रहेगा, 8 ग्राम रहेगा। इसको समान अनुपात से काटेंगे तो ये 1 ग्राम होगा, ये 8 ग्राम होगा। तो किसका मात्रा पूछा है, ऑक्सीजन का मात्रा। तो 9 ग्राम जल में कितना ऑक्सीजन रहेगा, 8 ग्राम जल रहेगा। इस तरह आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर 12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि 1 ग्राम H2O के साथ पूर्णतः संयोग कर, यहाँ पर संयोग कर जल का निर्माण किया जा रहा है। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें कितना ऑक्सीजन होगा बताओ। 1 ग्राम है जल ले लिए, 1 ग्राम जल नहीं, 1 ग्राम क्या ले लिए, हाइड्रोजन गैस ले लिए और ऑक्सीजन से सहयोग करके जल बनाएगा। तो कितना ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे कि जल का निर्माण कर दे। तो 8 ग्राम क्या लेंगे, 8 ग्राम हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे और 1 ग्राम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। तो हम लोग का जल का निर्माण हो जाएगा। पहले ही शर्त कर दिया कि 1 ग्राम हमको हाइड्रोजन लेना है। तो 1 ग्राम से हमको जल बनाना है तो 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। उससे कम लेंगे तो नहीं होगा, उससे अधिक लेंगे तब पर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि फ्लोरीन का संकेत F होता है, परमाणु संख्या 9। फ्लोरीन का संकेत हाँ परमाणु संख्या 9 होता है। यहाँ पर जो अवोगाद्रो संख्या इसको 1 मोल के बराबर कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या को ही मोल कहते हैं ना। तो बताओ 1 मोल बराबर, तो हम लोग को पता है कि 6.022 × 10⁻23। कुछ मत बोला काहे की संख्या है। तो अवोगाद्रो संख्या इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ पर अंत में क्या होगा, प्रेशर। मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब सामान्य ताप पर, जो कमरा का ताप होता है क्या सामान्य ताप होता है, इस ताप पर जो गैस होता है इसका 1 मोल का आयतन कितना होता है। गैस या द्रव का बात कहा जाए 1 मोल का आयतन यहाँ पर 22.4 लीटर मापा गया है। यानी आप तो लीटर में माप देंगे या तो मोल हेउतन निकाल देंगे तब हो जाएगा। तो लीटर वाला भी आसानी है, खाली सीधे याद करेंगे कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। ये हो गया हम लोग को 17 क्वेश्चन। यहाँ पर अमोनिया का सूत्र बताओ क्या होता है, बताओ तो 10 क्लास। NH अमोनिया का सूत्र हो गया। अमोनियम का सूत्र NH3Cl। अमोनियम क्लोराइड ना हो, अच्छा अमोनियम क्लोराइड है, हम अमोनियम का है। अमोनियम का सूत्र क्या है तो NH4 सही है, NH4। अब Me कह रहा है कि नाइट्रोजन का संयोजकता Me3 होता है और नाइट्रोजन 3 और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो एक संयोजकता 3। लेकिन अमोनियम क्लोराइड में इसका संयोजकता नाइट्रोजन कितना होता है, 4 होता है। कहा कि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, एगो क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अमोनिया गैस में नाइट्रोजन का संयोजकता 3, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का संयोजकता 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन सी। आगे कहा जा रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है 23 ग्राम दिया है 23 ग्राम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान यानी W2 नीचे वाला दिया है 23 ग्राम ना, और W1 दिया है कितना 69 ये दिया है। इतना ग्राम दिया है, हमको क्या कर रहा है मोल निकालने के लिए। तो मोल का सूत्र पड़े हैं W1 बटा में W2, यानी हम लोग क्या निकल जाएगा, भाग देंगे 3 बार में खत्म हो जाएगा। यानी 3 मोल हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर सोडियम यानी हम लोग 69 ग्राम अगर सोडियम लेंगे तो कितना यहाँ पर सोडियम देखने को मिलेगा 3 मोल। अब 3 मोल अब यहाँ पर संख्या में देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा अपने आप में। बताओ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बताओ 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान होता है। देखो जो कोई भी तत्व का नाम, कोई भी तत्व या यौगिक का पूछेगा 1 मोल में कितना होता है, जितना उसका परमाणु भार, जितना उसका अणु भार होता है उसी के बराबर उसका हो जाएगा ना, मतलब उतना ही ग्राम होगा। तो बताओ जल का अगर पूछे जल के 1 मोल में कितना ग्राम जल रहेगा तो 18 ग्राम। कहे कि उसका क्या होता है अणु भार 18 होता है। यानी कोई भी यौगिक का अगर पूछेगा कि 1 मोल में कितना ग्राम होता है तो उसका अणु भर के बराबर होगा। और कोई भी तत्व में पूछेगा कि 1 मोल के बराबर कितना ग्राम होगा तो उसके परमाणु के
ग्राम के बराबर होगा ना, मतलब उसमें कितना परमाणु, यहाँ पर परमाणु भार कितना आ रहा है उसी के बराबर होगा। बताओ कितना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 23 ग्राम सोडियम का परमाणु द्रव्यमान भी होता है, तो एक मोल में कितना ग्राम सोडियम रहेगा? 23 ग्राम रहेगा। एक आगे कह रहा है क्वेश्चन 19 हो गया ना, 20 कह रहा है कि फुलेरीन कार्बन का एक अपरूप है, पता है ना? हाँ, हीरा ग्रेफाइट फुलेरीन कार्बन का क्या है? 3 गो अपरूप है। तो जो फुलेरीन है कार्बन का अपरूप है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? C60 होता है ना, C60 होता है। यानी एक अणु में 60 कौन होता है? कार्बन परमाणु होता है। सोचो, समझ में आया? अब बताओ निम्नलिखित में से कौन चतुष्क परमाणुक अणु है? चतुष्क परमाणुक अणु हम लोग कैसे पता करते हैं? किसी भी अणु में मतलब एक अणु वाले यौगिक में देखेंगे परमाणु की संख्या कितना है। जैसे मान लेते हैं CaCO3 का बात कहा जाए, तो एक अणु CaCO3 का है, तो इनमें परमाणु का संख्या पूछेगा, तो एक वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। एक वो क्या हो जाएगा? कार्बन। 1 1 2 हो जाएगा, 3 गो ऑक्सीजन। इसमें एक अणु CaCO3 में कितने परमाणु हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यहाँ पर चतुष्क परमाणु का है, यहाँ पर SO3 दिया है, NO3 दिया है, तो दोनों में देखेंगे तो कितना परमाणु आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन दोनों, ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी या डी। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात। देखो परमाणु का अनुपात पूछता तो सीधे देखते, सीधे मार देते हैं। बताओ पहले मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अगर बताओ यहाँ पर परमाणु का भार, यहाँ पर परमाणु का अनुपात पूछता तो 1:4 हो जाता ना, 1:4 हो जाता। लेकिन पूछा है कौन चीज? इसके परमाणु भार का अनुपात पूछा है। तो बताओ वो कार्बन है, तो एक मतलब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। 6 के 12, 6 पाता तो 12 हो गया, तो एक वही है तो 12 ही हो जाएगा अनुपात। बताओ एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, और 4 को हाइड्रोजन 4, इसका अनुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन 3:1 है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ठीक है, वो सुधार लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे यहाँ पर परमाणु भार का है ना, तो ये होगा। यहाँ पर अगर कहता है यहाँ पर CH4 में परमाणुओं का अनुपात पूछता तो 1:4 होता है। यहाँ पर समझाओ, CH4 में परमाणुओं का अनुपात पूछता तो 1:4, लेकिन CH4 में परमाणु भारों का अनुपात पूछेगा तो 3:1 हो जाएगा। निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर सुधार देना, गलती हो गया थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किसमें अधिक परमाणु होंगे? किसमें अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम क्या है? यहाँ पर कॉपर है, 100 ग्राम कॉपर, और ये 100 ग्राम क्या है? सोडियम है। अब बताओ जिसका परमाणु संख्या कम, वो क्या रहेगा? वो अधिक संख्या में रहेगा। जिसका परमाणु संख्या कम रहेगा ना, उसका अणु और छोटा छोटा रहेगा। तो छोटा छोटा रहेगा तो बताओ 100 ग्राम में ये अधिक अमाएगा, 100 ग्राम में ये कम अमाएगा। समझा? तो सोडियम का आकार छोटा है। काहे छोटा? काहे इसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु संख्या 11 होता है, एक और 29 होता है। जेकर कारण सोडियम 100 ग्राम सोडियम में अधिक है सोडियम का परमाणु अमाएगा। और 100 ग्राम कॉपर लेंगे तो यहाँ पर कॉपर का परमाणु कम रहेगा। किसके अपेक्षा? सोडियम के अपेक्षा। तो यहाँ पर बताओ कौन हो जाएगा सबसे अधिक? सोडियम हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब बताओ यहाँ पर 24 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है? बताओ। हाँ, नोबेल गैस तुम लोग को पता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, यह इच्छा हुआ है ना। तो इनमें से देखो हीलियम है, नियॉन है, ज़ीनॉन है, लेकिन नाइट्रोजन है? वो नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। लेकिन यह हल्का सा नियॉन गैस की तरह व्यवहार करता है नाइट्रोजन गैस। इसीलिए ना हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इसको बल्ब में भी यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का भी। नाइट्रोजन गैस ठंडा गैस है ना,
आप बताओ 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणविक नहीं है। अब द्विपरमाणविक क्लोरीन का है, क्लोरीन द्विपरमाणविक हो जाएगा। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक हो जाएगा। हाइड्रोजन द्विपरमाणविक हो जाएगा। लेकिन जो फास्फोरस है चतुष्परमाणविक होगा। कितना होगा? चतुष्परमाणविक। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चौथा चैप्टर पर चलते हैं। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा है। अब अंतिम चल रहा है चौथा चैप्टर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि परमाणु के मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर बी। आगे कहा जा रहा है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? अगर कक्ष की संख्या x है तो 2x स्क्वायर। अब बताओ ये दिया था, नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर दिया था। बताओ नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नाभिकीय परमाणु मॉडल रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रयोग से किए थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। बताओ द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है? द्रव्यमान संख्या। अब हम तुम लोग को बताए हैं कि द्रव्यमान संख्या जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसी के योग के बराबर होता है। यहाँ पर संकेत पता होना चाहिए। प्रोटॉन का संकेत है और न्यूट्रॉन का संकेत है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या निम्न में से हो गया। यहाँ पर उदासीन परमाणु निम्न में से किसके बराबर है? जो उदासीन परमाणु होता है, ध्यान देना, यहाँ पर जो उदासीन परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तभी तो जाकर यानी जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन रहेगा। तभी तो जाकर क्या होगा? उदासीन होगा। न्यूट्रल तभी तो होगा हो। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? उदासीन परमाणु में किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी दोनों हो जाएगा। अब बताओ हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 को होता है। तो बताओ एमएन कहा जा रहा है कि कितने समस्थानिक है? 3। आगे कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग, सॉरी यहाँ पर कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? यहाँ पर परमाणु केंद्र मतलब नाभिक। हाँ, नाभिक, न्यूक्लियस। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉट प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन नहीं मानना है। बताओ, हल्ला मत करो। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33। यहाँ पर एक तत्व समस्थानिक में होता है। एक तत्व के समस्थानिक में देखो समान भौतिक गुण नहीं होता। ऐसे नहीं होता है कि भौतिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है ना। भिन्न रासायनिक गुण नहीं, समान रासायनिक गुण। समान रासायनिक गुण रहता तो हो जाता, लेकिन जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो अलग अलग निकल कर आएगा। कोई भी दो समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? अलग अलग निकल कर आएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर 34 का रहा है कि क्लोरीन आयन के रूप में Cl पर क्या है? 1 माइनस है। तो 1 माइनस बताओ कहने का मतलब क्या है? क्लोरीन उदासीन था, एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो बताओ क्लोरीन होता है 17 होता है वो। तो बताओ एमएन प्रोटॉन की संख्या तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 18। एकदम आसान है, समझेंगे अच्छा से तो हो जाएगा पूरा। आगे कर रहा है कि यहाँ पर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। सोडियम 11 पर होता है तो 281 हो जाएगा। 281 ना होगा। ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हाँ जे थॉमसन थे। कब किए थे? क्वेश्चन अगर पूछ ले कब किए थे? 1897। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897। प्रोटॉन का खोज
कौन कहते हैं? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खून किसने किए थे? गोल्डस्टीन कहते हैं। कैथोड किरण का प्रयोग कर गोल्डस्टीन इसका किया है, खोज किया है। नाभिक का खोज पूछेगा तो रदरफोर्ड। यहाँ पर प्रोटॉन के खोज में रदरफोर्ड नहीं मानना है। अगर ऑप्शन में दिया है गोल्डस्टीन नहीं दिया तो जाकर रदरफोर्ड मानेंगे। कहें कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर गोल्डस्टीन यहाँ पर प्रयोग किए थे। नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड, लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड को यहाँ पर मान्यता नहीं दिया गया है। तो बताओ प्रोटॉन का खोज कौन कर दिया है? गोल्डस्टीन किया है, याद रहना चाहिए। 1886। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का? सीजियम। हाँ तुम लोग बताए हैं सीजियम। लेकिन इससे पहले पोलोनियम था। इससे पहले कौन था? पोलोनियम था। इससे पहले पोलोनियम था, उसके बाद अब आ गया सीजियम। पोलोनियम 27 गो समस्थानिक है। पोलोनियम के पास कितना समस्थानिक है? 27 गो। और सीजियम के पास 35 गो। सीजियम के पास 35 गो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 36 भैया। हाँ 36 है सीजियम के पास समस्थानिक। 36 गो। हाँ 36 गो होगा। हम 35 गो बता दिए ना। अब बताओ यहाँ पर कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का संकेत तुम लोग पता है? तो कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर CO60 का। यानी ऐसा कोबाल्ट लेना है जिसका परमाणु संख्या कितना होना चाहिए? यहाँ परमाणु संख्या में परमाणु भार 60 होना चाहिए। जो यहाँ पर इस तरह लिखा है ना 60, ये परमाणु भार को दर्शाता है। यहाँ पर समस्थानिक में परमाणु संख्या तो सेम होता है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। यानी ऐसा कोबाल्ट लेना है जिसका परमाणु भार कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? कैंसर के उपचार में काम देगा। ऑप्शन नंबर ये है। अब बताओ एल्जाइमर रोग है। एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किसका समस्थानिक है? बताओ इधर। एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? यहाँ पर I123 123 या 123। I123 का नहीं मतलब I123 का मतलब ऐसा होना चाहिए परमाणु भार। यहाँ पर I मतलब आयोडीन। आयोडीन का ऐसा परमाणु भार जिसका 123 है, वह किसमें प्रयोग करेंगे? यहाँ पर एल्जाइमर जो है रोग है उसका जांच करने में करेंगे। आगे कर रहा है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हम लोग को पता है कि 3 गो समस्थानिक होता है, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, टेट्रियम। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाँ टेट्रियम। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो ओकर अंदर न हो गया हो। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक जान रहे हैं, हाइड्रोजन दे दिया, तो गलती बात है। आगे कहा जा रहा है कि जीवाश्म की उम्र जानने के लिए क्या करेंगे? उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का उपयोग करेंगे? कार्बन 14। यहाँ पर पत्थर का अगर उम्र ज्ञात करना है तो यूरेनियम 238 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जीवाश्म का हम लोग उम्र ज्ञात करना है तो यहाँ पर कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे। कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसा कार्बन लेना है जिसका परमाणु भार 14 हो। बताओ हम लोग में कार्बन 14 है? कार्बन 14 हम लोग में है। तो हम लोग का प्रयोग कर दूसरे जीव जंतु का उम्र ज्ञात किया जा सकता है ना। बताओ ऑप्शन बी। आप बताओ यहाँ पर कार्बन परमाणु में उपस्थित है न्यूट्रॉन। यहाँ पर न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन कहने का मतलब क्या चीज? नाभिक। तो बताओ कार्बन ने परमाणु में नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो बताओ दोनों के जोड़ दो तो 6 गो प्रोटॉन होता है, 6 गो न्यूट्रॉन होता है। अरे परमाणु में भार निकालना। यहाँ पर न्यूक्लियन कहने का मतलब क्या चीज? परमाणु भार। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। परमाणु संख्या 12 परमाणु भार। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन युग्म में सम न्यूट्रॉनिक है? सम न्यूट्रॉनिक कहना है मतलब वैसा दो परमाणु जिसका न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो ऑप्शन नंबर अगर बी में देखेंगे तो देखो 6 क्या होती है? 6 परमाणु संख्या। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 14 भार दिया है। ऐसे तो 12 होता है, 14 भार वाला होता है ना, ये वही दे दिया। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16। एमी न्यूट्रॉन की संख्या निकालें कैसे निकलता है? परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो कुछ निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या 8। हेमो में करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 8। एक मतलब कार्बन 14 वाला ऑक्सीजन 16 वाला, ये दोनों क्या है?
सब न्यूट्रॉनिक है। क्या है तीनों सब न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन बी। यहाँ पर कैनाल किरण को कैथोड किरण भी कहते हैं, समझ में आया। तो कैनाल किरण तुम लोग बताइए कि कैनाल किरण से ही गोल्डस्टीन क्या क्या प्रोटॉन का खोज किया है। कैनाल किरण से क्या किया है? गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया है। बताओ कैनाल किरणों का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। अरे वही करिए हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे थॉमस ने किया था। हाँ थॉमस। अरे कैनाल किरण गोल्डस्टीन सही है। यहाँ पर 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कैनाल किरण की खोज किसने किया था? यहाँ पर गोल्डस्टीन होगा। आगे कहा जा रहा है कि कैथोड किरण में विद्यमान होता है। कैथोड किरण में यहाँ पर आवेश कैथोड किरण में आवेश होता है। आवेश कौन सा होता है? आवेश माइनस वाला होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसी को कहते हैं। यानी जो कैथोड किरण होता है, कैथोड किरण यह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है, -1 होता है। लेकिन पूर्ण रूप से लिखा जाए तो -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। ऐसे का इसका मास कहा जाए तो कितना होता है? 9.1 गुणे 10 पावर कितना होता है? 27 kg होता है एक और द्रव्यमान। तो बताओ कैथोड किरण में आवेश और द्रव्यमान दोनों है कि नहीं है? बताओ कैथोड किरण में आवेश और द्रव्यमान दोनों है। कैथोड किरण की तुलना किससे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन से तुलना करेंगे। और अल्फा किरण की तुलना यहाँ पर हीलियम के नाभिक से करते हैं। अल्फा किरण का तुलना किससे करेंगे? हीलियम के नाभिक से। तो अब बताओ यहाँ पर 46 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कैथोड किरण में विद्यमान होता है यहाँ पर आवेश और द्रव्यमान दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा ना। कहें कि जो कैथोड किरण है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश भी देखने को मिल रहा है और इसका मास भी देखने को मिल रहा है। एक चलते दोनों हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु पर कुल आवेश 1+1 है। मान लेते हैं कोई परमाणु है, मान लेते हैं एक कोई परमाणु है, इस पर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके बाद कर रहा है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। अब बताओ तो है नहीं कि एक पॉजिटिव चार्ज कहे मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर चला गया, एक इससे क्या हो गया? बाहर चला गया। तो शुरुआत में कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा? 19 को रहा होगा ना। हम लोग पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अब प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। वही प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। यानी अगर परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कहा कि 18 जब इलेक्ट्रॉन बचा है एक प्लस चार्ज होने के बाद, तो शुरू में 19 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। जब 19 इलेक्ट्रॉन रहा है तो परमाणु संख्या कितना है? 19। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 20 न्यूट्रॉन है तो एक परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो बताओ हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान निकालना है। परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर नाभिक निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ई का 19 हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 हुआ है। तो बताओ दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 39 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 39 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बताओ 48 में निम्न में से संभारिक युग्म है। संभारिक जो पोटेशियम और कैल्शियम है। पोटेशियम 19 पर आता है, कैल्शियम 20 पर आता है। दोनों का परमाणु भार 20, यानी इका है संभारिक है। कौन दो युग्म देखेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन में दिया है इसमें से कोई भी नहीं होगा। खाली क्या होगा? पोटेशियम और कैल्शियम जिसका परमाणु भार दोनों का क्या है? 40 है। 48 का ये ऑप्शन हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितना गुना बड़ा है? जो यहाँ पर नाभिक का त्रिज्या है परमाणु के त्रिज्या से कितना गुना बड़ा है? कौन चीज? परमाणु का त्रिज्या। तो 1 लाख गुना यानी 10 पावर 5 गुना बड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, 10 पावर 5 गुना। अब बता 50 क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए है, परमाणु क्रमांक क्या है? ए है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या है? जेड है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान में से कोई चीज हटा देंगे?
यहाँ पर परमाणु क्रमांक घटा दीजिए या प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, बत्तीस हुए पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार चलना है ना, ऑप्शन के अनुसार नहीं, जो परमाणु क्रमांक क्या दिया है, ए दिया है, ठीक। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान क्या दिया है, जेड दिया है। तो परमाणु द्रव्यमान में से हम परमाणु क्रमांक घटाएंगे तभी निकल कर आएगा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जेड माइनस सिक्स मीन है बी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया तीसरा और चौथा चैप्टर, अच्छा से कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।